एवरीवन, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के पेपर कोड एमएटी 101 पेपर कोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा जो एमएटी 101 के फर्स्ट यूनिट से होगा। फर्स्ट यूनिट का नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आज हम लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। एमएटी 101 जो पेपर कोड है, इस पेपर का नाम है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के फर्स्ट यूनिट सेट थ्योरी के बारे में हम जानेंगे और इसमें डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले सेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये जो दाढ़ी मूछ में दिख रहे हैं, कोट पहने हुए हैं, इनका नाम है जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर साहब ने सबसे पहले सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान इसको फाइंड आउट किया सेट थ्योरी के बारे में। यहां पे हम कुछ बेसिक डिफिनीशन एंड ऑपरेशन इन्वॉल्विंग अ सेट पढ़ेंगे इस यूनिट में। यहां पे सबसे पहले मैं सेट के डिफिनीशंस के बारे में आऊंगा। यहां आपको क्लियर दिख रहा है सेट का डिफिनीशन। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सेट पढ़ेंगे हम लोग। ये जो सेट है, ये सेट आपका क्लास 11 से स्टार्ट हो जाता है। जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल के बाद, दैट मीन्स 10 के बाद मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनको ये वीडियो देखना चाहिए। 11th में सेट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो बीएससी के स्टूडेंट के साथ साथ ये वीडियो 11th और जो बच्चे आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और हाई लेवल तक ले जाया जाएगा। सेट वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज सेट के बिना पूरा मैथमेटिक्स अधूरा है। क्यों? क्योंकि सेट अगर हम जानेंगे तभी हम रिलेशन को पढ़ पाएंगे, और रिलेशन को पढ़ेंगे तो हम फंक्शन तक पहुंचेंगे, और फंक्शन को नहीं जानेंगे तो मैथ नहीं जानेंगे। तो देखिए, तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं और फंक्शन पूरे मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है। हर में रियल एनालिसिस हो या कोई भी चैप्टर्स हो, आप में सीधे फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फंक्शन को जानने के लिए सेट जानना जरूरी है। तो आइए अब हम सेट के डिफिनीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेट का डिफिनीशन यहां लिखा हुआ है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, यही वर्ड सेट को डिफाइन करता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो भी आपके इस यूनिवर्स में हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में जो भी एलिमेंट हैं उनको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, या अपने जो भी इस यूनिवर्स में हैं वो नॉन लिविंग है या लिविंग है, मैथ के लैंग्वेज में उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इन्हीं ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लिया जाता है और उस कलेक्शन को, अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइन है तो कहा जाएगा कि एक कलेक्शन सेट है। एक कलेक्शन क्या है? सेट है, अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन का मतलब यहां क्या है? वेल डिफाइन का सेंस यहां से ये लिया जाएगा कि आप किसी भी एलिमेंट को, अगर आप कोई कलेक्शन लेना चाहते हैं तो उस कलेक्शन के किसी भी एलिमेंट के बारे में कोई डाउट ना हो कि इस कलेक्शन में इस एलिमेंट को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इफ
बट का कोई भी सवाल ना हो। सीधे एकदम तौर पे आप कह सकते हैं कि हाँ यह एलिमेंट इस कलेक्शन में आएगा और ये एलिमेंट इस कलेक्शन में नहीं आएगा, तो आप कह देंगे कि हाँ वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के नाते वो सेट है। यहां लिखा भी गया है बाय वेल डिफाइंड मीन्स देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे एक मैंने कलेक्शन लिया, कलेक्शन को कैपिटल ए से डिनोट किया, कहा कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी, 4 ऑब्जेक्ट मैंने लिया। इन ऑब्जेक्ट को सेट थ्योरी में एलिमेंट्स कहते हैं, अभी आगे हम बताएंगे। इस ऑब्जेक्ट ए बी सी डी के बारे में हमारे पास कोई भी डाउट ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि इस ए में ये स्मॉल ए आएगा कि नहीं आएगा, बी में बी आएगा कि नहीं आएगा, सी आएगा कि नहीं आएगा, डी आएगा कि नहीं आएगा। हर एक एलिमेंट पे कोई भी संदेह ना हो तो कह देंगे कि ये जो है कलेक्शन एक सेट को डिफाइन करता है। जैसे अगर हम कहें, यहां 2 एग्जाम्पल लिखे गए हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको पता है कि इस कलेक्शन में कौन कौन आएंगे, कौन कौन 1950 के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति को पता है। यानी कि इसके हर एक एलिमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ और इस कलेक्शन को कह देंगे कि हाँ यह एक सेट है। सेकंड है कलेक्शन ऑफ ऑल कैप्टन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन कौन रहे हैं, आप बेझिझक बोलेंगे रोहित शर्मा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, विराट कोहली और भी जो भी बहुत सारे लोग रहे हैं। आप हर एक व्यक्ति को डिफाइन कर सकते हैं कि यह इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन का कलेक्शन लीजिए, तो आपको यहां कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि रिचेस्ट पर्सन के कलेक्शन में कौन आएगा। आप 1 लाख से एबव वाले को रिच कहते हैं, या 2 लाख से एबव वाले को रिच कहते हैं, या 3 लाख से एबव वाले को रिच करते हैं। यहाँ हर एक पर्सन के नजरों में धनवान रिचेस्ट पर्सन होने का अलग नजरिया है। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते नहीं ये बहुत अधिक धनवान नहीं है, बहुत रिच नहीं है। लेकिन यही अगर हम ये कहें तो इस तरह से एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अतः ये कलेक्शन तो है कि रिचेस्ट पर्सन का, बट ये वेल डिफाइंड न होने के नाते ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। बट अगर हम यहीं पे ये कहें कि कलेक्शन ऑफ रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया whose salary is above 10,000, ऐसे धनवान लोगों का कलेक्शन लिया गया जिनकी सैलरी 10,000 से अधिक है। तो आप बता ले जाएंगे, यहाँ क्राइटेरिया मैंने फिक्स कर दिया कि ये 10,000 से ऊपर में ये आएंगे, 10,000 से ऊपर में ये आएंगे, 10,000 से ऊपर में ये आएंगे। आप सभी को उस कलेक्शन में रख सकते हैं। इस तरह से एक कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। जैसे अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और उस क्लास में के उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन लेने को हम कहें कि जिनके मार्क्स एबव 90% हैं, एबव 90% हैं, तो आप तुरंत बता ले जाएंगे कि इस कलेक्शन में अमृता आएंगी, इस कलेक्शन में राहुल आएंगे, इस कलेक्शन में सोनी आएंगी, और भी जो भी लोग आपके क्लास के 90% से एबव हैं उनको हम कह देंगे कि हाँ वो इस कलेक्शन में हैं। अतः यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन किया गया और इसके किसी भी एलिमेंट के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा। अतः ये कह सकते हैं कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन और एक सेट है। लेकिन यहीं अगर आपसे हम ये कहें कि अपने क्लास के इंटेलिजेंट या स्मार्ट स्टूडेंट्स का कलेक्शन लीजिए, तो स्मार्टनेस की कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अलग अलग व्यक्ति के अलग नजरों में स्मार्ट होने का तरीका अलग अलग है, डिफिनीशन अलग अलग है। कोई किसी को किसी अन्य किसी के नजर में कोई स्मार्ट है लेकिन क्या
डिफाइन करने का तरीका अलग है कि उनको हम स्मार्ट कह रहे हैं। कई लोग सुंदरता पे स्मार्टनेस को डिफाइन कर देते हैं, कोई बहुत ब्यूटीफुल है, गोरा है, काला है, तो उस पर डिफाइन कर देंगे कि हाँ ये सुंदर हैं। कई लोग उसके माइंड को रीड करके डिफाइन करते हैं कि हाँ ये स्मार्ट है। अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन है कि आप किसको स्मार्ट कह रहे हैं। तो पूरी तरीके से वेल डिफाइन का मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ किसको हम सेट में रखेंगे। पूरी सेट की डिफिनीशन वेल डिफाइन पे डिपेंड है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सेट का डिफिनीशन समझ में आया होगा कि एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो, उस कलेक्शन को कहेंगे सेट। एक ऐसा कलेक्शन, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, यानी कि उसके एलिमेंट के बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो कि उस सेट में कौन एलिमेंट आएंगे और उस सेट में कौन एलिमेंट नहीं आएंगे। आइए क्वेश्चन के हेल्प से, नहीं सॉरी नोट है एक, देखिए नोट में लिखा क्या गया है, सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब जो सेट हैं उसको हम इंग्लिश अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर हैं, सबको पता है, लास्ट लेटर जेड है। इस किसी भी लेटर से सेट को डिनोट किया जा सकता है। इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं। और इस सेट के जो ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि अगर मैंने यहां एक सेट लिया ए, तो इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने पुटअप किया है, यहां रखा है 4 ऑब्जेक्ट, तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स। वो सेट के क्या हैं? एलिमेंट्स। और इस सेट के एलिमेंट को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये जो स्मॉल ए है वो सेट ए का एक एलिमेंट है, और किसी भी सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट डिनोट करते हैं। जैसे अब एक और चीज, अगर कोई ए किसी सेट ए में है, अगर कोई एलिमेंट ए स्मॉल ए किसी कैपिटल, मतलब सेट को रिप्रेजेंट अभी करने को बताएं कि इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई स्मॉल ए किसी सेट ए में है, तो इसका मतलब हुआ कि स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, या दूसरे शब्दों में ए भी कह सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट मीन्स स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे। अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए, या ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए। ए बिलोंग्स टू सेट ए और ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बट इसके उल्टा, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं। और इसको कैसे पढ़ते हैं? ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यहां लिखा भी गया है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। लिखा हुआ है, इफ ए इज नॉट इन सेट ए, देन वी से दैट A is not an element of A, और A does not belong to the set A, and we denoted by this. इसका मतलब क्या है कि A स्मॉल a जो एक इस सेट A का एलिमेंट नहीं है। लेकिन यहीं पे इसको कैसे पढ़ेंगे कि A belongs to A, और ये एक सिंबल हुआ A does not belongs to A। तो पूरी बात समझ में आ गई कि सेट को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बट उसके एलिमेंट्स को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है ए बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 कलेक्शन हमने लिया है, इन 4 कलेक्शंस में
बहुत सारे कलेक्शन वेल डिफाइन है, कुछ कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है। उसी में से यहाँ 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। दैट मीन्स इन जो कलेक्शन लिए हैं हम, इस कलेक्शन में कौन सा ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइन है। जो कलेक्शन वेल डिफाइन होगा उस कलेक्शन को कहेंगे कि वो सेट है, जो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा उस कलेक्शन को कहेंगे कि वो सेट नहीं है। देखिए पहला कलेक्शन जो हमने लिया कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। एक कहीं से भी वेल डिफाइन नहीं है, ये जो गुड शब्द आ गया ना, ये पूरे कलेक्शन को वेल डिफाइन नहीं कर रहा है, कह रहा है नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि गुड क्रिकेट प्लेयर की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप किसको गुड क्रिकेट प्लेयर कहते हैं। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे विचारधारा वाले लोग हैं और हर एक विचारधारा के लोग अपनी अलग अलग मान्यता देते हैं किसी भी चीज को लेकर। तो जैसे कि अब इंडिया के क्रिकेट टीम के प्लेयर का बात किया गया और वो भी कैसे, गुड क्रिकेट प्लेयर। तो गुड क्रिकेट प्लेयर में हमने कहा कि विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं और आपको पता भी है सबसे अधिक फैन फॉलोअर्स विराट कोहली के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विराट कोहली को ना चाहने वालों की भी संख्या बहुत अधिक है। उसके विपरीत रोहित शर्मा, जो लोग रोहित शर्मा को पसंद करते हैं वो विराट कोहली को नहीं पसंद करते हैं। जो लोग विराट कोहली को पसंद करते हैं वो लोग रोहित शर्मा को नहीं करते हैं। बाय द वे दोनों लोगों को करते हैं, लेकिन इन दोनों के लोग को जो नहीं करते हैं वो मान लीजिए SKY जो इसमें फुल फॉर्म में चलना है, सूर्य कुमार यादव, उनको भी लोग पसंद करते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग बताएंगे नहीं गुड क्रिकेट प्लेयर तो भाई रोहित शर्मा ही है, कोई कहा नहीं गुड क्रिकेट प्लेयर भाई विराट कोहली है, कोई कहा नहीं सूर्य कुमार यादव भी गुड क्रिकेट प्लेयर हैं। तो इस तरीके से हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस एलिमेंट्स को कलेक्शन में रखा जाए, किस एलिमेंट्स को उस कलेक्शन में न रखा जाए। तो यहां से उसके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बारे में हम पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। अतः यह कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और वेल डिफाइंड न होने के नाते ये क्या है, सेट भी नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला तो यही देखिए, आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो टेक्निक से सॉल्व किया जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए आपके नजरों में गलत हो गया तो आप इन चारों ऑप्शंस में आइए, देखिए ए कहां कहां लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में ए लिखा है, यानी कहीं से भी ये दोनों ऑप्शंस सही नहीं है। अब 2 ही ऑप्शन बचे, बी और डी, मतलब थर्ड और फोर्थ। थर्ड में ओनली बी है, फोर्थ में बी एंड डी है। बी को देखते हैं भाई, क्या ये वेल डिफाइंड है? कलेक्शन ऑफ ऑल क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। पता है कि देश जब आजाद हुआ या जब से क्रिकेट खेला जा रहा है तब से कितने लोग क्रिकेट खेले हैं, कितने लोग बीसीसीआई में के अकॉर्डिंग, बीसीसीआई के लिस्ट के अकॉर्डिंग क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। वेल डिफाइन है, हर व्यक्ति को रखा जा सकता है। हाँ ये भी खेले हैं, ये भी खेले हैं, कपिल देव, रवि शास्त्री, मोहम्मद अजरुद्दीन, बहुत लोग हैं, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, हर एक व्यक्ति को आप इसमें रह सकते हैं। ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इस नाते ये एक सेट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। अब डी भी है, सी पे भी बात कर लेते हैं। स्मार्ट क्रिकेट प्लेयर, हमने बात कहा कि स्मार्टनेस कोई डिफिनीशन नहीं है किसी की, हर व्यक्ति के नजर में स्मार्टनेस का डिफिनीशन अलग अलग है, यानी कि ये भी सी ऑप्शन भी हमारा गलत ऑप्शन हुआ। यानी कि अब डी पे चेक करते हैं। कलेक्शन ऑफ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इसके पहले हमने यहां लिखा हुआ है, एक सेकेंड, कलेक्शन ऑफ ऑल कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, यानी कि ये भी एक सेट है। आपको पता है कि इंडियन टीम के कैप्टन कौन कौन से रह चुके हैं, यानी कि बी और डी ऑप्शन सही हुआ। इसका मतलब ये दोनों कलेक्शन एक सेट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से देखिए, सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन सेट थ्योरी के जो यूजेज हैं, जहां रिलेशन और फंक्शन में इसका यूज किया जाएगा, वहां से बहुत अधिक क्वेश्चन आएंगे। और फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फंक्शन को पढ़ने के लिए हमको सेट को जानना जरूरी है। फंक्शन सबसे टफ चैप्टर माना जाता है 11th के अकॉर्डिंग। चलिए अब रिप्रेजेंटेशन जान लेते हैं सेट का। देखिए जब छोटे क्लासों में हम पढ़ेंगे तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीके हैं, बट
यहाँ पे हम दो ही तरीका पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे रोस्टर मेथड और दूसरा पढ़ेंगे सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, आइए जान लेते हैं भाई रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। जब भी किसी सेट को डिफाइन करना हो और अगर हम उस सेट को ऐसे ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट में, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में ही डिनोट किया जाता है, तो इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हम लिखे हैं उसको कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दिया, यानी कि इस कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसको एक कॉमा के द्वारा सेपरेट करके हर एक एलिमेंट्स को लिख देना कहलाता है रोस्टर मेथड। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया, एक सेट है और किसका, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का, ये एक सेट है इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं सबको पता है, 5, ठीक है। अब इन 5 एलिमेंट्स तो हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, मतलब 5 वॉवेल्स तो हैं, उन्हीं 5 वॉवेल्स को अगर हम यहाँ कॉमा के साथ लिख दें सेपरेट करके तो कहा जाएगा कि हमने रोस्टर मेथड में अपना काम किया। ए, ई, आई, ओ, यू, हर एक एलिमेंट को लिख देना रोस्टर मेथड होता है। यानी कि यहां लिखा हुआ है, ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स के अंदर हर एक एलिमेंट को लिख देना कि कितने एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट को डिफाइन कर देना और कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देना रोस्टर मेथड होता है। इसके विपरीत सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर मेथड में हम उस एलिमेंट्स के जो भी, जैसे एक सेट यहां हमने ए लिया, इस सेट ए के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को यहां लिखा जाता है, एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता, उस सेट ए के प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। यहां लिखा हुआ है, इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स, यानी कि उस सेट में एक एलिमेंट x है और उस x के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो px को होल्ड कर रहा है। अब px कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे px क्या है, x इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवेल है। यहाँ पे मतलब इस सेट में x एलिमेंट आएगा, इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट है, x टाइप के एलिमेंट है, इस सेट में एलिमेंट क्या है, x टाइप के हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा नोटेशन यूज किया जाएगा, इसको बोलते हैं सच डैट। इस नोटेशन को क्या कहा जाता है, सच डैट, इस प्रकार, मतलब यह x इस प्रकार से है कि x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब x इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है, मतलब ये में कैसे एलिमेंट है, x टाइप के एलिमेंट है। x की प्रॉपर्टी क्या है कि x इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है। यहां दो चीज समझने वाली है कि आप रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर मेथड में आ सकते हैं, सेट बिल्डर मेथड से आप रोस्टर मेथड में जा सकते हैं। सेट बिल्डर मेथड लिख दिया गया, अब इससे हमको रोस्टर में जाना है तो इसकी जो प्रॉपर्टी लिखी गई है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अपने एलिमेंट्स को लिख देंगे। जैसे यहाँ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने उसके एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया, यानी कि 5 एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो दो मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का, पहला मेथड है रोस्टर मेथड और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड में उसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है, उसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है, कामा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। बट सेट बिल्डर मेथड में उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं। देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि ए के सेट है दिस 2 - 2, तो सेट बिल्डर मेथड में इसका नोटेशन क्या होगा। तो ए की यहाँ दिया हुआ है कि ए में x टाइप के एलिमेंट है और x एक इवन इंटीजर है, तो भैया 2 और -2 तो इवन इंटीजर हैं, यानी कि ये सेट तो सही है, पहला ऑप्शन ही सही हमारा हुआ। x इज एन इंटीजर डिविजिबल बाई 2, भैया ए भी है। लेकिन यहाँ देखिए कहा गया x के पास कैसी प्रॉपर्टी है, x एक इंटीजर है जो डिविजिबल बाई 2 है, तो यानी कि इस सेट में देखिए कौन कौन आ सकता है, इंटीजर, सारे इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो, 2, 4, 6, 8, यानी कि इवन इंटीजर। जबकि इस सेट में तो केवल और केवल 2 एलिमेंट दिया है, ये भी ऑप्शन नहीं सही है। x इज एन इवन इंटीजर, बहुत सारे इवन इंटीजर होते हैं, 2, 4, 6, ये सारा दोनों देख लीजिए।
अब यहाँ क्या कहा गया है, x बिलोंग्स टू z, मतलब x एक इंटीजर है, z का एलिमेंट है, यानी कि x एक इंटीजर है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी कि देखिए ए वाला ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों? क्योंकि जब इस एलिमेंट्स को हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स इस x के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे पता चला कि इस सेट में केवल और केवल दो एलिमेंट्स हैं, वो है 2 और -2, यानी कि इस 2 और -2 का जो सेट बिल्डर नोटेशन है वो है x such that x belongs to z and x square minus 4 equal to 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा गया है कि x इज ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ उस डिजिट इज 5। x क्या है? 2 डिजिट का नंबर है और उसका सम जो है वो 5 होना चाहिए। तो आपको पता है कि 10 के अबव 5 14 है, 15 को जैसे ही क्रॉस करेंगे 2 डिजिट 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए कहां तक चलेंगे, 50 तक। कहां तक चलेंगे? 50, क्योंकि सम ऑफ डिजिट का 50 होना। अगर हम यही कहें कि इसका 2 डिजिट का सम 6 होना चाहिए तो आप 60 तक चलेंगे। 2 डिजिट का सम 7 होना चाहिए तो आप 70 तक चलेंगे, क्योंकि 71 पे जाएंगे तो 7 + 1 8 हो जाएगा ना। यहाँ भी 50 के अबव जाएंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन ये कहा है 50 तक, तो भैया 50 इसमें भी है। लेकिन देखिए यहाँ से दिख रहा है 2 3 भी 5 होता है, 3 2 भी 5 होता है, 4 1 भी 5 होता है। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है कि दोनों डिजिट का सम 5 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा नोट। यहां लिखा हुआ है, नोट में कहा क्या गया है कि इन विच द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटेन इन अ सेट मेक्स नो डिफरेंस। यानी कि ये जो हमने लिखा है एक सेट में 14 और 50, अब इस 40 और 50 को कैसे भी लिख दीजिए, पहले 50 को लिख दीजिए, 14 को लिख दीजिए, यहां भी इस ऑर्डर को इंटरचेंज कर दीजिए। 32 पहले लिख दीजिए, 23 बाद में लिख दीजिए, 41 पहले लिख दीजिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि ऐसे लिख दीजिए 2 3 1, फिर दूसरा लिख दीजिए 1 2 3, तीसरा लिखिए 3 1 2 3 2 1। इसका कोई डिफरेंस नहीं है, सारे और सारे इक्वल हैं आपस में, इस सभी इक्वल्स हैं। सेट को एलिमेंट्स में को कैसे भी लिखा जा सकता है, किसी भी ऑर्डर में। और किसी भी सेट में रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने कई बार ए 3 बार लिख दिया ना, सिंगल टाइम भी लिखा आ सकता है, इसकी और इसका दोनों इक्वल हैं आपस में। रिपीटेशन का कोई महत्व नहीं होता है। एक एलिमेंट को आप 50 बार लिखें, उसकी काउंटिंग केवल और केवल एक बार की जाएगी। लास्ट टॉपिक है कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे अनकाउंटेबल, काउंटेबल और भी कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ेंगे जब हम ग्रुप थ्योरी में जाएंगे, तो वहां पे लेकिन ग्रुप के लिए होगा वो। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का मतलब कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वही बता दीजिए, वही उसकी कार्डिनलिटी है। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो इस सेट का कार्डिनलिटी कितना है 2। इस सेट में कितने एलिमेंट है 3, तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है 3। इस सेट में कितने एलिमेंट है 4, तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है 4। इस सेट में कितने एलिमेंट है 5, तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है 5। लेकिन पूछें इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, तो 4 एलिमेंट नहीं है, ये दोनों सेम है। रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसको केवल और केवल एक बार काउंट किया जाएगा। यहाँ भी कितने एलिमेंट हैं 1, तो 1 + 1 2, यानी कि इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है 2। यहाँ लिखा भी गया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, या कार्डिनलिटी ऑफ ए या एन से डिनोट किया जाता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री लिए हैं बट फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस कार्डिनलिटी से ही उसको कोरिलेट किया जाएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एक एग्जांपल है, देख लेते हैं, यहाँ लिखा भी गया है। एग्जांपल है कि x में 2 3 5 7 है। 2 3 5 7 कैसे हैं भाई, प्राइम नंबर्स हैं क्या?
हाँ भाई प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है, 4 भी प्राइम है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स है। तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई 4। अब यहाँ पे देखिए इस नोटेशन दिया था रोस्टर फॉर्म में, बट यहाँ दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें कितने हैं, एक्स क्या है, एक वावेल है इंग्लिश अल्फाबेट में। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वावेल होते हैं, 5, यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं 5। तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है 5। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। रोज नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।